चले जी। आज की क्लास शुरू करते हैं बेटा। लास्ट क्लास हमने पेज नंबर 1 to 21 सारा कर लिया था। मैं पहले आपसे आपका कोई डाउट है तो वो पूछना चाहूंगा, और फिर अगर डाउट नहीं है तो ही हम आगे बढ़ेंगे। सो एनी डाउट फ्रॉम पेज नंबर 1 to पेज नंबर 21, दैट इज कवरिंग होल चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 एक्सेप्ट एप्लीकेशंस। कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट आया तो बताएं, उसके बाद ही हम एप्लीकेशंस शुरू करना चाहेंगे आपके साथ बेटा। जो लोग ऑफलाइन है वो तो अभी हाथ हाथ ही पूछ सकते हैं, जो लोग ऑनलाइन से देख रहे हैं वो लोग चैट बॉक्स में एक बार ही अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं बेटा। कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़े मेरा बच्चा। चलिए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी एप्लीकेशंस। आई रियली होप आप एप्लीकेशंस को ज्यादा अच्छे से एंजॉय करें, बिकॉज पेपर के लिए आपकी ये एप्लीकेशंस, वेल दीज आर लाइक गोल्ड डस्ट। सो इनको आपको बहुत अच्छे से करना होगा। चलिए हम शुरू करते हैं बेटा। पहली एप्लीकेशन आपको मिलेगी पेज नंबर 22 पर। पहले मैं आपको समझा देता हूँ एंड देन ऑब्वियसली फिर हम आपके नोट्स में से पढ़ाई भी करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट भी है एट द सेम टाइम। सबसे पहले मेरे बच्चों, आपने एप्लीकेशन की हेडिंग लिखनी है, इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन। क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, आपसे विनती है आप रजिस्टर पेन लेकर बैठे मेरे साथ ही बनाइए और स्टेप भी मेरे साथ ही लिखिए, एल्स आपको दिक्कत हो सकती है मेरा बच्चा। इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन समझने के लिए आई बी यूजिंग टू पैनल्स डायग्राम। ऑल्दो आपकी रीडिंग सिंगल पैनल में भी एक्सप्लेन कर देती है, बट इट इज एडवाइजेबल कि आप डबल पैनल से इसको समझें। ये हमने बनाया एग्रीगेट डिमांड, ये हमने बनाया एग्रीगेट सप्लाई, ये हमारा वाई, जो कि हम ये मान के चल रहे हैं वाई एन के बराबर है। और अगर वाई वाई एन के बराबर है तो पी पीई के बराबर होगा मेरा बच्चा। सबसे पहले ये बात आप अपने माइंड में डाल लें। सो वे गोना गो ऑर्गेनिक, वे गोना गो स्लो। आराम से बनाइए आप लोग मेरे साथ एक एक स्टेप मेरा बच्चा, आराम से, कोई जल्दी नहीं बचे। इन तीन एप्लीकेशन में से अमूमन एक आएगी ही आएगी आपके पेपर में। सो इट्स इम्पेरेटिव फॉर अस कि इस पर अच्छी पकड़ आ जाए अपनी। सबने यहां तक बना लिया आई होप। नीचे वाले पैनल में यूल बी यूजिंग आई एस एंड एल एम, एंड दैट विल बी योर आई, दैट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा बच्चा। कमान, सब लोग एक एक स्टेप बनाते चले राजे। पूरा पेपर में क्या लिखना है वो भी अभी पढ़वाएंगे आपको पूरा। चलिए शुरू करें। तो बेटा, हमें बोला गया है कि गवर्नमेंट ने या आपके सेंट्रल बैंक ने टू बी प्रिसाइज मॉनेटरी एक्सपेंशन किया। मेरे साथ स्टेप भी लिखते जाइएगा प्लीज, आप भी सर। मॉनेटरी एक्सपेंशन मेरे बच्चों, मॉनेटरी एक्सपेंशन का मतलब है नॉमिनल मनी, जिसको हम एम कहते हैं, वो बढ़ा दिया। आप सभी लोग भली बात ही जानते हैं कि एम बढ़ेगा तो एम बाई पी, विच इज रियल बैलेंस, वो भी राजे बढ़ जाएगा। राइट मेरे बच्चे, आप जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो एल एम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं मेरे बच्चों। एल एम कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है मेरे बच्चों। इज दैट क्लियर? तो मैंने एल एम यहाँ ए पॉइंट से ये थोड़ा सा मोटी शिफ्ट दिखाना, बड़ी शिफ्ट दिखाना जरा। ये हो गया LM1। मेरे साथ बनाते जाएं प्लीज, नहीं तो एकदम से ना अब आपको झटका लगेगा, बहुत मुश्किल लगने लगेगा डायग्राम। स्टेप बाय स्टेप फिर भी पकड़ लेंगे हम। तो इफ अदर थिंग्स वुड हैव रिमेन्ड सेम, मैं जाता ए से सी, राइट। पर ये तब होता व्हेन आई वाज नॉट कंसीडरिंग चेंज इन प्राइस। जो नॉर्मल ISLM आप करते हैं सेकंड सेम में, उसमें प्राइस के एलिमेंट को इग्नोर किया जाता है। अगर मैं सेकंड सेम की क्लास ले रहा होता वेयर आई डोंट एक्चुअली सी एनी चेंज इन प्राइस और एनी, आई डोंट कंसीडर एनी चेंज इन प्राइस, आई कीप देम कांस्टेंट, तो इट वुड हैव बीन एब्सोल्युटली राइट। मगर यहां पर प्राइस के साथ देखना होगा मेरा बच्चा। तो आपका पांचवा स्टेप है, विल प्राइस ऑल्सो चेंज। लिख लो मेरा बच्चा।
विल प्राइस ऑल्सो चेंज, एंड इफ इट डज, तो ये इम्पैक्ट क्या लाएगा? राहुल, अगर आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं मेरा बच्चा, तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। माइक आपका म्यूट नहीं है, अनम्यूट नहीं है मेरा बच्चा, मतलब आई कांट हेयर यू। चले यहां तक क्लियर? सो विल प्राइस ऑल्सो चेंज, तो इसके लिए मैं आपको ये बताता हूं। हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम राहुल। तो अब मेरा बच्चा, आप बताइए, अगर एल एम राइटवर्ड शिफ्ट होता है, मैं डायग्राम में दिखा नहीं रहा हूं बट थोड़ा इंप्लाइड मानिए, आरओआई गिरता। यस मेरे बच्चों, अगर आरओआई गिरता तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता, राइट? इन्वेस्टमेंट बढ़ता मेरे प्यारे बच्चों, एडी बढ़ जाता। राज्य एडी बढ़ जाता तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। सी डिमांड ज्यादा होगी चीज की तो प्राइस बढ़ जाएगा ना बेटा। लॉ ऑफ डिमांड मत सोच कि पहले प्राइस फिर डिमांड, यहाँ पहले डिमांड में चेंज आ रहा है बेटा। तो अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा मेरा बच्चा। बच्चा कहता है तो इससे क्या होगा? मेरे बेटा, इससे ये होगा कि आपका एम बाय पी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ गया राजे। तो बच्चा कहता है इससे फिर इसकी इंप्लीकेशन क्या है वो बताओ। इंप्लीकेशन बहुत ही भयंकर है। आपका एल एम कर्व विल नाउ शिफ्ट लेफ्टवर्ड। अब यहां पर आपको थोड़ा स्मार्ट खेलना है। मैक्रो इज ऑल अबाउट बीइंग स्मार्ट। रट्टा लगाने वाला काम नहीं है इसमें। अब मैं क्या कह रहा हूं वो समझिए। अगर प्राइस सेम रहता, माय एलएम वुड हैव बीन शिफ्टेड फ्रॉम ए टू सी, इन अदर वर्ड्स एलएम वुड हैव बिकम LM1। बट नाउ ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होकर LM2 हो जाएगा। इट्स लाइक गोइंग लाइक दिस। वी वुड हैव गॉन टू दिस अगर प्राइस सेम रहता, बट प्राइस बढ़ेगा, ये बाउंस बैक करेगा। आप आ गए बी पॉइंट पर। अब आप मुझे बताओ, आपके हिसाब से, विद द बैठो बेटे, आपके हिसाब से एक्चुअली में यू स्टार्टेड विद ए, विल यू गो फ्रॉम ए टू सी और ए टू बी? ये यहां पर लड़ना होगा मेरे बच्चे। ए टू सी जाएगी एक्चुअली में इकोनॉमी विद चेंज इन दिस मॉनेटरी एक्सपेंशन, या ए टू बी? ए टू बी। अब यहां पे जो कलाकारी वाली बात है वो ये है मेरा बच्चा, कि ये प्राइस उतना नहीं बढ़ेगा जितनी मनी सप्लाई बढ़ी है। बच्चा कहता है अब ये क्या नई चीज ले आया आप? यही तो सारा गोलमाल है। आपने सेकंड सेम में एक थ्योरी रटी थी, फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। उसका क्रक्स दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पर। जहां पे आप पता क्या करते थे कि मनी सप्लाई बढ़ेगा उतना ही प्राइस बढ़ जाएगा। ऐसे आपको टीचर रटवाता था, एम इंटू पी इज इक्वल टू पी इंटू वाई। पी और वाई को कांस्टेंट रख लो, एम बढ़ेगा तो पी बढ़ जाएगा। याद है फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी? उसका क्रक्स निकालेंगे यहां से। तो आइए मैं सारे स्टेप्स एक बार दोबारा समझाता हूं, फिर बड़ा सुंदर सा यहां पर आपके लिए एक्सप्लेनेशन बना के देता हूं। मॉनेटरी एक्सपेंशन हुआ यानी नॉमिनल मनी सप्लाई बढ़ा मेरे बच्चे। नॉमिनल मनी सप्लाई बढ़ेगा तो रियल बैलेंस बढ़ेगा। रियल बैलेंस बढ़ेगा तो एलएम में हमने सीखा एलएम का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर कुछ और मैं कंसीडर ना करता तो मेरा एलएम LM1 हो जाता, ब्लैक वन वुड हैव बिकम रेड वन। सो कहता है विल प्राइस ऑल्सो चेंज? वेल इट शुड। देन इन विच डायरेक्शन? तो आरओआई गिरेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एडी बढ़ेगा मेरा बच्चा, और एडी बढ़ेगा तो प्राइसेस बढ़ जाए। अभी क्लियर? क्योंकि प्राइस बढ़ गए तो एम बाय पी गिर जाएगा, और इसलिए एलएम का फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। बट मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पर, जो भी जब एंड में कंक्लूजन देंगे तो बहुत काम का रहेगा। सपोज मनी सप्लाई 10% बढ़ी है, पर प्राइस जो है सपोज ये बढ़ा 5%। तो आप बताओ, इसने नलीफाई कर दिया 10% मनी सप्लाई के इफेक्ट को, और ऑन एम अपॉन पी, क्योंकि 5% प्राइस भी बढ़ गया। तो इसलिए नेट में अभी मनी रियल बैलेंस आपका 5% बढ़ा है। इसलिए आपका एलएम का 10% मनी सप्लाई बढ़ती और रियल बैलेंस बढ़ता तो एलएम से LM1 हो जाता। अभी 5% बढ़ा है, इसलिए ये एलएम से LM2 होगा। बोलो मेरा बच्चा, यहां तक क्लियर? जो लोग घर बैठे बेटा, यू हैव टू बी वेरी 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 स्मार्ट है। ये जीत गए तो बहुत मजा आएगा, पेपर यूं निकाल दोगे आप अपना मैक्रो का। बोलो जी, बड़े आगे। कुल। अब मेरे बच्चों, यहां से जो सभी लोग डायग्राम तो बना ही रहे हैं, यहां से बनाओ नीचे से बी वाले इक्विलिब्रियम पर Y1, इसी को ऊपर लेते जाएंगे। ये गए हम, ये आपका y जो इज इक्वल टू वाई एन था, ये Y1 हो गया। आपका इक्विलिब्रियम आ गया बी पॉइंट पर। यहां से मेरे बच्चों आपने किया एडी कर शिफ्ट राइटवर्ड।
ठीक है, याद करो आपने कल सीखा था शिफ्ट इन एडी, मॉनेटरी एक्सपेंशन से एडी शिफ्ट होता था, फिस्कल एक्सपेंशन से एडी शिफ्ट होता था। राइट मेरा बच्चा। अब आप कहां पर हैं? आप यहां पर है मेरा बच्चा, वेयर प्राइस इज P1। सब लोग मेरे साथ ये डायग्राम बना ले प्लीज, अच्छे से बना ले इसको, कोई जल्दी नहीं मेरा बेटा। ऑल गुड, सबने बना लिया। अब जो मैंने मीडियम रन में आपको प्रोसेस सिखाया था उसको वापस लेंगे। डोंट यू थिंक Y1 इज ग्रेटर देन YN एंड P1 इज ग्रेटर देन PE? आई थिंक दैट वी कैन ऑल सी हैपनिंग। राइट मेरा बच्चा। अब आपको मैंने सिखाया था इफ दिस हैपेंस तो वेज सेटर्स विल रिवाइज their expectations regarding price upward, है ना? उससे क्या होगा मेरे बच्चों? उससे पीई बढ़ेगा। पीई अगर बढ़ेगा मेरा बच्चा तो एएस कर्व अपवर्ड शिफ्ट करेगा। ये सुनो, और ये एएस कर्व अपवर्ड शिफ्ट करता ही रहेगा। आप चाहें तो सीरीज ऑफ स्टेप्स दिखा सकते हैं, बट हम सीधा कंक्लूजन पे ले आते हैं। ये तब तक शिफ्ट करेगा जब तक ये डी पर ना आ जाए, क्योंकि डी पर अगेन योर वाई विल बिकम इक्वल टू वाई एन एंड योर पी शेल इक्वल पीई। अब दो तीन यहां से ना चीजें उठा के लेके जानी है आपको। सिर्फ मॉनेटरी एक्सपेंशन मत सीखिए, इसकी इंप्लीकेशंस भी सीखिए तो आपको मजा आए। आइए हम आपको बताते हैं मेरे बेटा। अगर हम यहां पर बात करें इस हिसाब की, तो आपका वाई वाई एन के बराबर आ गया, पी पी के बराबर आ गया, मीडियम रन आपका वापस अचीव हो गया। आपको ये समझना पड़ेगा ये जो प्राइस बढ़ा, इसको P2 बोल देता हूं, ठीक है? ये जो प्राइस बढ़ा ये एक्चुअली में 10% बढ़ा है, क्योंकि जितनी मनी सप्लाई बढ़ेगी जब तक वो एब्सॉर्ब नहीं कर लेगी पूरी आपकी इकोनॉमी प्राइस के फॉर्म में, इन्फ्लेशन के फॉर्म में, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब आप इसको कान ऐसे पकड़ लो कि जब तक वाई वाई एन के बराबर ना पहुंच जाए तब तक चलता रहेगा प्रोसेस, या आप कान ऐसे पकड़ लो कि जितनी मनी सप्लाई बढ़ी है उसके बराबर इन्फ्लेशन एब्जॉर्ब जब तक ना कर ले। क्यों? क्योंकि वाई ऑलरेडी वाई एन के बराबर है, आप नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट के बराबर हो, तो टेम्परेली तो आप आउटपुट बढ़ा लोगे, लेकिन अल्टीमेटली वो आउटपुट तो आपका आइडियल है, वहीं पर आपको वापस आना पड़ेगा। तो जो मनी सप्लाई बढ़ी है वो प्राइस की फॉर्म में अपने आप को रिफ्लेक्ट करेगी, जितनी मनी सप्लाई बढ़ी उतना ही प्राइस बढ़ जाएगा। क्लियर? इसमें एक चीज और यहां पर ऐड कर देते हैं। आपको यह देखना होगा कि आपका एलएम कर्व, क्योंकि आपको समझना होगा प्राइस और बढ़ गया फ्रॉम P1 से P2, तो M बाई पी और घटेगा मेरा बच्चा, जिससे एलएम फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, और ये जैसे गया था ना वैसे ही वापस आ जाएगा अपने ओरिजिनल लेवल पर। अब इसको इम्तिहान में कैसे लिखना है वो मैंने नोट्स बना रखे हैं, अभी पढ़ूंगा मैं आप लोगों के साथ। उससे पहले किसी का दिक्कत है इसमें तो प्लीज क्लियर करें। विदिता, डू यू हैव फिजिकल नोट्स बेटा? ये ले लो आप, बेटा पास कर दीजिए निश्चय, ले लीजिए। अभी मैं 8th 9th के भी दे दूंगा बेटा, ठीक है? सब लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 22 मेरा बच्चा। एक बार रीड कर लेते ताकि पेपर के टाइम आपको दिक्कत ना हो, फटाफट से पढ़ा और पेपर के लिए तैयार कर लिया। कमान, पेज नंबर 22 सबने निकाल लिया? ये पढ़ते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द फॉलोइंग फिगर, पार्ट ए, वेयर y is equal to yn, AD is equal to AS at point A with price P is equal to PE. Now in part B of the figure, equilibrium is at point A where IS curve intersect the LM curve and output is equal to YN with interest rate I. The short run effect of the monetary expansion is the shift in LM to LM prime, moving the equilibrium from A to A prime. Diagram dekhte chalna, where I is lower and Y is more. But there are two effects in the shift of LM. One is due to increase in money supply and another is due to increase in price. If the price did not change, the LM would have shifted from LM to LM double prime or point B. But the price also rises, LM shifts from LM double prime to LM prime, partially offsetting the effect of increase in money supply. Now in part A, AD curve shifts to right from AD to AD prime. In the short run, economy moves from A to A prime, output increases from YN to Y prime, and price increases from P to P prime. If this Y prime is greater than YN, then P prime should be greater than P.
सो फिर वही बात आ गई, हायर देन व्हाट वेज सेटर्स एक्सपेक्टेड, सो दे विल रिवाइज एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस अपवर्ड, which causes AS curve to shift upward. The economy moves along the AD curve, AD prime. The adjustment process stops when output has returned to natural level of output yn. In the medium run, the AS curve is AS double prime and the economy is at point A double prime. Output is back to yn and price is P. The proportional increase in prices, the proportional increase in prices must be equal to the proportional increase in nominal money stock. और यही मैंने अभी आपको मेरा बच्चा बताया भी। यहां तक देख लीजिए, कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लीजिए। ऑल गुड। तो ये था आपका फर्स्ट, एक बारी जिसको उतारना है फोटो खींचने, खींच लीजिए प्लीज। हाँ जी बेटा, आगे बढ़े। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, कोई भी डाउट है प्लीज पूछ ले बेटे। मेरे बच्चों, आई नीड योर नोट, मैं तभी वेट कर रहा हूँ। ऑल गुड एवरीबॉडी, चले दैट्स ग्रेट। ये मैं मिटा रहा हूँ बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन। जिससे मैंने बताया पेपर में एक, इनमें से तीन है टोटल, एक आती ही आती है। इट्स इंपेरेटिव फॉर अस टू बी वेरी गुड एट इट। आइए सेकंड। तो मेरा बेटा सेकंड है फिस्कल रिडक्शन। ये भी मैं आपसे विनती करूंगा मेरे साथ ही बना लीजिए पूरा। फिस्कल रिडक्शन भी कह सकते हो, फिस्कल डेफिसिट रिडक्शन ज्यादा बेहतर टर्म रहेगी। बेसिकली गवर्नमेंट अपना घाटा कम करने का कोशिश करती है इधर। और गवर्नमेंट अपना घाटा कब कम कर सकती है? या तो टैक्सेस बढ़ा दे या अपने एक्सपेंडिचर्स कम कर दे। इसके भी दो पैनल्स बनाऊंगा मेरा बच्चा, तो आप सभी लोग मेरे साथ ही इसको आप ड्रॉ कर लें। तो सबसे पहले बेटा लाइक ऑलवेज वी आर गोना स्टार्ट विद एडी एंड एएस। बना लीजिए बेटा। ये आपका P इज इक्वल टू पीई, ये आपका Y, और हम ये मान के चल रहे हैं Y इक्वल्स वाई एन। सभी लोग से विनती है ये ड्रॉ कर लें प्लीज। पॉइंट ए, इसको हमने नाम दे दिया। प्लीज डू द नीडफुल गाइस। इसके बाद नीचे वाले पैनल में हम गए दोबारा और हमने बना डाला IS और LM, और ये हो गया आपका I। अगेन दिस इज पॉइंट ए, साथ में ड्रॉ करते चलें। सो स्टेप्स लिखना शुरू करूंगा मेरा बच्चा। तो कॉन्ट्रैक्शनरी, मैं इसको जान के दूसरी भाषा में लिख रहा हूं ताकि ओवरऑल वेल वर्स रहे आप इससे। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यहां पर बेसिकली लगाई जा रही है। So now what do we mean by beta contractionary fiscal policy, Raje? Either you're gonna decrease your expenditure as government or you're gonna increase the taxes. टैक्सेस बढ़ेंगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, तब भी घाटा कम होगा। गवर्नमेंट अपना खर्चा कम करेगी तब भी घाटा कम हो जाएगा। आपको पता है इफ दिस हैपेंस तो आईएस कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अगेन मेरा बच्चा, मैं पहले रेड पेन से आईएस शिफ्ट कर देता हूँ लेफ्टवर्ड, और थोड़ा ना बिग शिफ्ट दीजिएगा, थोड़ी मतलब बड़ी शिफ्ट दीजिएगा। सो A to C बनाइए बेटा। सो अगेन आई वुड से कि मेरा बच्चा प्राइसेस अगर सेम रहते, दिस वुड हैव बीन द परफेक्ट सिनेरियो कि भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो गया तो इसलिए आईएस लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। बट वुड द प्राइसेस रिमेन सेम? दैट इज द क्वेश्चन हियर। नो। आप देखो, अगर जी कम होगा तो एडी कम हो जाएगा, एडी कम होगा तो प्राइस गिर जाएगा, है ना मेरे बच्चों? और अगर प्राइस कम होगा राजे तो M/P बढ़ जाएगा, सिंस प्राइस हैज फॉलन। और अगर ऐसा होता है बेटा, दैट इज रियल बैलेंस बढ़ रहा है तेरा, तो LM कर्व मेरे बेटा राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। क्लियर मेरे बच्चों?
जो भी लोग घर पे देख रहे हैं, ड्यू टू दिस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो गया है, टैक्स बढ़ गया। तो अब जो एलएम शिफ्ट करोगे ना, थोड़ा सा ही करना, छोटा सा ऐसे, ये LM1 इसको बोल दो पॉइंट बी। तो अब मेरा सवाल आपसे घूम के फिर आ जाता है वैसा ही। आप बताइए, आपकी इकोनॉमी इन दिस सर्कमस्टांसेस वुड मूव फ्रॉम ए टू सी और ए टू बी? ए टू बी, बिकॉज प्राइस तो चेंज होगा, प्राइस का एलिमेंट तो लेके ही चल रहे हैं। सो नीचे से चलना आप, ठीक है, ये गए ऊपर ऐसे नीचे से, ये हो गया बेटा Y1, ये हो गया Y1, यहां से AD लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दीजिए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया P1। सभी लोग, जो भी लोग घर से देख रहे हैं, बना लीजिए, यहां तो बना ही रहे हैं बच्चे, साथ में बना लीजिए। पेपर के टाइम जो 4-5 छुट्टी है ना, 3 बारी कोर्स रिवाइज कर देंगे हम, 3 बारी। और उस टाइम आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, 24 घंटे ऑनलाइन रहेंगे हम आपके लिए। अब कोई भी डाउट है आप क्लियर करते चले। बोलिए जी, यहां तक क्लियर? यस गाइस, आर वी क्लियर? चलो, अब मेरे बच्चों, हम स्टेप्स के ऊपर आएंगे, और स्टेप्स क्या हैं? आई थिंक यू विल ऑल अग्री कि भाई अब ये सिनेरियो है, you can see also y1 is less than yn, y1 is less than yn, and therefore p1 is less than pe। तो अब वेज सेटर क्या करेगा मेरा बच्चा? वेज सेटर्स विल रिवाइज their expectations regarding price downwards, regarding price downwards। ठीक बात? इससे क्या होगा? पीई गिर जाएगा मेरा बच्चा, पीई गिरेगा तो इससे क्या होगा? एएस कर्व राइटवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा आपकी बारी। और ये कब तक करवानी है? जब तक इक्विलिब्रियम ना अचीव हो जाए। देयर यू गो, AS1 पहुंच गए से पॉइंट डी पर, पॉइंट डी पर P2 इज इक्वल टू न्यू एक्सपेक्टेड प्राइस। लॉजिक तो वही है कि एक्सपेक्ट वाई एन के बराबर आ गया। क्लियर? अब इसमें भी दो चीजें मैं आपको सिखाता हूं। आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, ग्रेट, लेकिन कॉन्सेप्ट के पीछे चले जाके देख लो तो फिर इसको कहते हैं सिटिंग ऑन द जाइंट शोल्डर इफेक्ट। तो आप हमारे नजरिए से देखेंगे ना चीज को, तो आप ज्यादा दूर तक देख पाएंगे। एंड एज अ टीचर फिर हमारी ड्यूटी वही है। तो मैं आपको दो चीजें यहां बताता हूं, आपको समझना होगा। आप बताइए, आपके पास 100 आउटपुट बनाने की कैपेसिटी है, ये YN से मैंने शो कर दिया। सपोज 20 की डिमांड कम हो गई है, तो अब आप 100 की बजाय 80 का आउटपुट बना रहे हो, बट आइडियली यू वुड वांट टू प्रोड्यूस 100। तो इकोनॉमी अपने आप ही ऐसा काम कर देगी कि आप 100 बनाना शुरू कर दो। मैं बताता हूं, एडी कम हुआ, जैसे एडी कम हुआ तो प्राइस कम हुआ, प्राइस कम हुआ तो डिमांड, जैसी डिमांड बढ़ेगी अल्टीमेटली आप 100 बनाना शुरू कर दो। ये वन फेसेट है। दूसरा क्या है यहां पर, आप नोटिस करेंगे इस वाले में, क्योंकि प्राइस गिरा, M/P बढ़ेगा, तो LM राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, है ना? तो ये यहां तक पहुंच जाएगा मेरे बच्चों, LM2, और ये D, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा गिर जाएगा। अब आप कहोगे इसका डायग्रामेटिकली तो आपने समझा दिया, इसका इंप्लीकेशन क्या है? जबरदस्त। पहला इंप्लीकेशन, जो भी लोग आपको कहते हैं ना आई मतलब बोरोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनको मैक्रो का एम नहीं पता, बेवकूफ बनाते हैं आपको, इंक्लूडिंग कॉलेज टीचर्स ऑल्सो। यहाँ कहां लिखा है बोरोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट? यहाँ लिखा है आई। आई मतलब एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट कैन बी लेंडिंग, इट कैन बी बोरोइंग, इन मैक्रो सेंस ये दोनों है। अगर ब्याज कम हो गया, ये बताओ, अगर ब्याज कम हो गया, डोंट यू थिंक मैं एज अ हाउस होल्ड सेव भी कम करूंगा? तो मेरी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, जो कि डिमांड को पुश करेगी। सिमिलरली, मैं एज एन इन्वेस्टर, एज एज अ प्रोड्यूसर, मेरे को कम ब्याज पे मिल रहा है पैसा, मैं ज्यादा उठाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट भी किसका कंपोनेंट है? एडी का। तो जी वाला कंपोनेंट कम हुआ, लेकिन सी और आई वाले कंपोनेंट बढ़ गए, और आपने कुछ नहीं किया दोस्त, इकोनॉमी ने अपने आप कर दिया। और मीडियम रन में आप अल्टीमेटली कहां पर पहुंच गए? नेचुरल लेवल ऑफ। क्लियर? जो भी लोग घर से देख रहे हैं मेरा बच्चा, क्लियर ये?
गवर्नमेंट का डेट ऐसे कम हो गया कि गवर्नमेंट को अपना अपना डेट दिखना था, फिजिकल डेफिसिट। गवर्नमेंट अपना खर्चा तो कम ही कर रही है ना, या गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है आपके ऊपर। गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट का एक अलग सेगमेंट हो गया। जी बेटा, जो भी लोग घर बैठे हैं बेटा, ये क्लियर? फिर हम नोट्स पढ़े, पेपर में कैसे लिखना है ये फिर सीखे। यस गाइस, या प्लीज गो अहेड। परचेजिंग पावर तो बढ़ जानी चाहिए क्योंकि प्राइस गिर गया। हाँ तो अच्छी बात है ना, गवर्नमेंट को तो डबल फायदा। बिल्कुल। मैं बताता हूँ, इसको हम बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिज्म। आप आगे जैसी बड़ी मैक्रो पढ़ोगे तो फोर्थ सेम में ना आपको एक मिलेगा इंटरनेशनल मॉडल, ओपन मॉडल, 150 पेज की यूनिट है। मजा आ जाएगा आपका। ये जो ऑटोनॉमस एकोमोडेटिंग रट्टे फिरते हैं ना बच्चे, सारा क्लियर हो जाएगा। ये हेजिंग स्पेकुलेशन सब बिल्कुल मस्त यूनिट है वो। वहां पर आपको पता चलेगा ये जो क्लासिकल मैकेनिज्म होते हैं, इकोनॉमिस्ट इस पर रिलाई नहीं करते बिकॉज इट कैन टेक एजेस। टाइम बहुत ले सकता है ये। नहीं तो ऐसे तो फिर इकोनॉमिस्ट का कोई रोल ही ना रहे, को अपने आप ठीक हो जाएगी इकॉनमी। इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एक सवाल था मेरे बच्चे का, मैं एक बार सवाल देख लूं, सॉरी। ऑनलाइन सवाल आया हुआ है सवाल आया हुआ है, एल एम से एल एम टू कैसे आया? श्योर मेरा बच्चा, एल एम से एल एम टू ऐसे आया। पहले तो एल एम से एल एम टू नहीं गए, एल एम से एल एम वन गए। एल एम से एल एम वन गए क्योंकि प्राइसेस गिर गए थे मेरा बच्चा। उसके बाद दोबारा और प्राइस गिरे, इसलिए एल एम वन से मेरे बेटा एल एम टू गया। दैट्स हाउ हम गए मेरा बच्चा। अक्षिता जी, कूल। आइए पढ़ते हैं जी। और इसका आंसर पेपर में कैसे लिखना है अब वो देखते हैं। तो पेपर में आ गया फिस्कल रिडक्शन, पढ़िए। Suppose the government is running a budget deficit and decides to reduce it by decreasing the spending while leaving taxes unchanged. It could have been increasing taxes and leaving G unchanged. एक ही बात है। Y is equal to Y and economy is at point A with price P. Now decrease in government spending shifts the AD to AD prime. In the short run, economy moves from A to A prime and YN decreases to Y prime. Now see the part B of the figure. Equilibrium is given by the intersection of IS and LM at point A. Y is equal to Y and interest rate is I. As the government reduces its budget deficit, the IS curve shift to the left to IS prime. Again, there are two effects. If the price did not change, the economy would have moved from A to B, but the prices have decreased, thus real money stock increases. So LM curve shifts upward to LM prime, and the economy moves from A to A prime. डायग्राम बनाया फिर हमने। द डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग फ्रॉम जी टू जी प्राइम शिफ्ट्स द एडी टू एडी प्राइम। नाउ पी वन इज लेस देन पी, वाई वन इज लेस देन वाई एन। द इनिशियल इफेक्ट ऑफ द डेफिसिट रिडक्शन that it triggers lower output. Since this P is greater than less than PE, wage setters will revise their expectation regarding price downward. Then AS curve will shift down. Economy moves down along the AD prime until AS becomes to AS double prime. And the economy reaches point A double prime by then recession is over, y becomes equal to yn. So आपने देखा, चाहे मॉनेटरी एक्सपेंशन हो चाहे फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन हो, अल्टीमेटली y किसके बराबर हो जा रहा है? yn। और अगर आपको लास्ट क्लास मेरी याद हो तो मैंने आपको कहा था कि शॉर्ट रन में y कैन बी इक्वल टू yn और इट मे नॉट बी इक्वल टू yn। मैंने तब आपको बात बताई थी कि मैं आपको ये भी प्रूफ कर दूंगा या आपको ये भी पता होगा कि ऐसा कब होता है। अब आपको वो पता होना चाहिए। अगर चलते घोड़े पे चाबुक मारा जाए, जो गवर्नमेंट करेगी, चलते चलते मॉनेटरी एक्सपेंशन डाल दिया, चलते चलते फिजिकल रिडक्शन डाल दिया, तो उस केस में आप नोटिस करोगे कि आपकी इकोनॉमी यहाँ पर y इज इक्वल टू वाई एन से स्टार्ट करी थी, लेकिन शॉर्ट रन में मॉनेटरी एक्सपेंशन में y ग्रेटर देन हो गया था वाई एन से, फिजिकल रिडक्शन में y लेस देन हो गया वाई एन से, लेकिन फिर अल्टीमेटली इकोनॉमी मूव करके अपने मीडियम रन को अचीव करके। आई होप क्लियर मेरे बच्चों, आर वी क्लियर? यस गाइस, फोटो उतारिए मेरा बच्चा इसकी, फिर हम आगे चलते हैं, लास्ट एप्लीकेशन करेंगे एंड वी आर किलिंग चैप्टर 7 नाउ। फिर शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8। आपको बीच में 8-10 मिनट भी देंगे, आप आराम से पढ़ के डाउट्स लीजिएगा उसके बाद। करें जी, आगे बढ़े। आप लोगों ने बना लिया सब? अभी तो, अब तो रट ही गया आपको ये। पहली बार कर रहे हैं आप सीरियसली? अच्छा, अब समझ आ गया। ओह, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सप्लाई शॉक। तो ये काफी फेवरेट है टीचर्स का, कॉलेज के इंटरनल्स में बहुत आता है ये, बहुत आता है। एक्सटर्नल में भी आता है ऑब्वियसली, बट कॉलेज वालों का टीचर्स का बड़ा फेवरेट है ये।
आइए शुरू करते हैं सप्लाई शॉक। ये मैं पढ़ते जाऊंगा आपके लिए और बनाते जाऊंगा। पेज नंबर 26। In the 1970s, the price of oil increased dramatically due to OPEC, a cartel of oil producer behaving as a monopolist. OPEC reduced the supply of oil and increased prices. तो इफेक्ट एनआरयू पर क्या था पहले वो देखते हैं। तो देखो, अगर पेपर में आ जाए सप्लाई शॉक का इफेक्ट बताओ ऑन एनआरयू, तो आप वो चैप्टर 6 वाले डायग्राम पे जाओ। वेज सेटिंग, प्राइस सेटिंग, यूएन, रियल वेज, याद आ गया। अब एक बार बताओ, इफ दे आर बिहेविंग लाइक अ मोनोपोलिस्ट तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा देंगे। प्रॉफिट मार्जिन मतलब मार्कअप ओवर कॉस्ट बढ़ा देंगे। ठीक है, पहले पढ़ लो फिर आगे मैं इसको शो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। So the wage setting curve is downward sloping. Price setting relation is represented by horizontal line. Initial equilibrium is at point A, and initial unemployment rate is UN. An increase in markup leads to a downward shift of the price setting line. आपको मालूम ही है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ जी। आपको मैंने चैप्टर 6 में भी सिखाई थी ये वाली एप्लीकेशन। इसकी वजह से ये पीएस नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपका मार्कअप ओवर कॉस्ट बढ़ गया, जिससे प्राइसेस बढ़ेंगे। प्राइस बढ़ेंगे तो रियल वेज गिरेगा, प्लंज करेगा, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। आइए पढ़ते हैं। So the higher the markup, the lower the real wage. The equilibrium moves from A to A prime. The real wage is lower and the unemployment rate is higher. In short, increase in the price of oil leads to decrease in the natural level of output or increases the unemployment beyond natural rate. Clear? श्योर हो? अब अगर आ जाए इसका डायनामिक्स या एडीएस से बताओ, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ये मैं चाहूंगा आप मेरे साथ बना ही लें। तो बनाइए पहले एडी एएस। ये एक ही पैनल बनाना है इसमें। y इज इक्वल टू वाई एन, पॉइंट ए, p इज इक्वल टू पीई। ये वाला साथ में ही करेंगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ के। कम ऑन गाइस। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। So suppose that before the increase in the price of oil, the economy is at point A in figure with output being yn. By implication, P is equal to PE. We just saw that increase in the price of oil decreases yn. आपने अभी यहां पर देखा कि आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ही बढ़ गया। तो यहां पर आपका पहला स्टेप है कि आपका नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट ही कम हो जाएगा। लिखिए, अब तक आपने पुरानी दो एप्लीकेशन में देखा था कि अल्टीमेटली आप वाई एन पे पहुंच जाते थे। यहां तो वाई एन ही खिसक गया। ठीक है, अब आगे पढ़िए। तो कहता है वी सॉ दैट एन इंक्रीज इन द मार्कअप, thus increase in the markup leads to increase in prices, thus at a given level of output AS curve shifts upward. अब हम ये मान के चलते हैं कि आपका जो वाई एन नया वाला है वो ये बन गया है। ठीक है, बनाइए। यानी आप ए से बी पर आ गए सपोज। पहले ही मान के चलिए कि आपका नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट ही गिर गया मेरा बच्चा। ठीक है, सो अब कहता है, दोबारा पढ़ते हैं। दिस इंक्रीज इन द मार्कअप लीड्स टू इंक्रीज इन द प्राइसेस, thus at a given level of output AS curve shifts upward. तो अब AS कर्व में अपवर्ड शिफ्ट कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं ये देख लेना जरा। ऊपर देखो सर, यहां से पास करना बी से। AS1 बनाइए। Come on. जैसे ये हुआ तो आपका इक्विलिब्रियम आ गया ए प्राइम। अब ए प्राइम पर आपका आउटपुट है y1। तो आप अगेन वही लिखोगे यार, वाई एन इज ग्रेटर देन वाई वन इज ग्रेटर देन वाई एन। सो अगेन वेज सेटर्स will revise their expectations regarding price upward. क्लियर? तो अगेन बेटा आपका एएस शिफ्ट होगा। तो एएस शिफ्ट होता जाएगा यहां तक, एएस डबल प्राइम, जब तक आपका वाई वाई एन के बराबर ना हो जाए। लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते, इस ए डबल प्राइम तक पहुंचते पहुंचते आप देख लो प्राइस बहुत बढ़ जाएगा। तो जो ओपेक का कार्टेल बना उसकी वजह से हुआ यही कि मार्केट से आउटपुट भी कम हो गया और प्राइसेस भी उस कम हुए आउटपुट के बहुत ज्यादा रहे। ये वाली चीज में जिसको भी कंफ्यूजन है, डायग्राम के नीचे एक बार पढ़ो मेरे साथ।
The new AS curve goes through point B where output equals new natural level of output. Let us assume that AD does not shift, the economy therefore move downward. Move along AD curve from A to A prime. Output decreases from YN to Y prime. This increase in prices shift the AS curve upward again. Since Y1 is still greater than YN and P is greater than PE, it will continue to shift till Y prime N is achieved via AS double, this one, AS double prime. लास्ट, हाँ बोलो बोलो मेरा बच्चा। इनिशियल एस ऐसे शिफ्ट हुआ आपका क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए आपके, इसकी वजह से। यहां पर लिखा है हमने स्पेसिफिकली ड्यू टू मार्कअप, इंक्रीज इन मार्कअप प्राइस बढ़ गए, जो लिखा है हमने यहां पर डायग्राम के ऊपर लिखा हुआ। चलिए जी, क्लियर गाइस। इस पे लास्ट टॉपिक है, थ्योरी है, शॉक्स एंड प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन मैकेनिज्म। पढ़िए। कहता है आउटलुक फ्लक्चुएशन लाइक बिजनेस साइकिल, वो इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमी इज कॉन्स्टेंटली हिट बाय एएस एंड डीडी का शिफ्ट, लाइक कभी कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हो गई, कभी इन्वेस्टमेंट चेंज हो गई एंड ऑल। देयर में आल्सो कम अ चेंज इन पॉलिसी एज वेल, लाइक कभी गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी लगा दी, मॉनेटरी पॉलिसी लगा दी। ईच शॉक हैज डायनामिक इफेक्ट ऑन आउटपुट, दीज इफेक्ट्स आर कॉल्ड प्रोपेगेशन मैकेनिज्म ऑफ द शॉक। लाइक वी सॉ इन केस ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन, प्राइस इंक्रीज हुए इन द सेम प्रोपोर्शन एज इंक्रीज इन मनी सप्लाई। Some shocks have effects in the medium run too, like supply shock. At times, shock with its propagation mechanism are so bad that वो रिसेशन ही क्रिएट कर जाते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ मॉनेटरी एक्सपेंशन से। ऊपर देखो मेरा बच्चा, मॉनेटरी एक्सपेंशन इज कॉज, दैट इज शॉक। प्रोपेगेशन वुड बी कि उसकी वजह से जितने परसेंट मनी सप्लाई बढ़ा था उतने ही परसेंट प्राइस बढ़ गया। तो दैट्स आर शॉक एंड प्रोपेगेशन। क्लियर मेरा बच्चा? सो दिस इज वेयर चैप्टर 7 एंड्स। आपको 10 मिनट देते हैं, आप आराम से पूरा रीड करिए। ये तीनों एप्लीकेशंस, लास्ट वाला थ्योरी टॉपिक, डाउट्स लीजिए। फिर आज ही हम चैप्टर 8 भी खत्म करके दे रहे हैं आपको, विच इज फिलिप कर्व। कायू का फेवरेट है वो, आइए आज वो खत्म कर देंगे। सो ग्रुप में डाला हुआ है मैंने नोट्स, एक बार वहां से पढ़ ले। चैप्टर 8 के भी डाल देता हूं। चलेगा, शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 8। बेटा चैप्टर नंबर 8 मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया, इनकेस आप अगर वहां से देख लें। चैप्टर नंबर 8 नहीं वही है बेटा। यू वांट फिजिकल कॉपी तो ले लो आप, मैं देता हूं आपको एक। ये तो 6 और 7 की है बेटा, ये रखो। 8 9 की मैं अभी देता हूँ, मैं पढ़ा के दे दूंगा आपको, ये पढ़िए। ठीक है, मगर फिर ले जाना मेरे से क्लास के बाद, मैं यूज के लिए। तो चैप्टर 8 मेरा बच्चा फर्स्ट टॉपिक आपका आता हुआ, इट सेज इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो काफी चैप्टर 6 और 7 का यूज करेंगे हम इसके अंदर मेरे बच्चों। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसको देखते ही आप एकदम से याद कर लेंगे कि ये क्या था मेरे बेटा। ये था, इफ यू रिमेंबर, एएस रिलेशन। ठीक है। सो एएस रिलेशन को हमने यहां पर पहले लिख लिया, विच इज पी इज इक्वल टू पीई वन प्लस मार्कअप एफ यू सी। आगे पढ़ते हैं। हेयर एफ कैप्चर्स द इफेक्ट ऑन द वेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड कैच ऑल वेरिएबल्स। अब यहां पर अज्यूम कर रहा है मेरा बच्चा वो एफ यू जी को एज 1 - अल्फा यू प्लस जी। हालांकि आपकी रीडिंग कहती है कि इसको हम सिंप्लीफिकेशन के लिए अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन इफ यू वांट द डेरिवेशन तो यही रीडिंग के बैक में दी भी हुई है, यूज नहीं है बट उसको। So this shows that higher the unemployment rate, the lower is the wage, higher is the Z, the higher is the wage. Alpha captures the strength of the effect of unemployment on the wage. Now we have the following. So P is equal to PE, ध्यान देंगे मेरा बच्चा, 1 plus markup, और इसकी जगह पर अब we have 1 - अल्फा u प्लस z। इसको हम कह देते हैं अपनी इक्वेशन 1। आराम से देखते जाइए, साथ साथ पढ़ते जाइए। सो कहता है अब लेट पाई डिनोट द इन्फ्लेशन रेट एंड पाई ई डिनोट द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। सो इक्वेशन 1 को कैसे रीराइट करना है, यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना होगा क्योंकि ये काफी आगे तक जाएगी, ये वाली एक्सप्रेशन। सो पाई इज इक्वल टू पाई ई प्लस म्यू प्लस जी माइनस अल्फा यू, इसको बोल रहा है इक्वेशन 2।
और इसी की डेरिवेशन की मैं बात कर रहा था। आपकी रीडिंग कहती है फाइनल कंक्लूजन को यूज करिए। हमने कहा ये फाइनल कंक्लूजन, ये इक्वेशन टू बनी कैसे इक्वेशन वन से? तो वो स्टेटमेंट लिखता है द आउटकम ऑफ दिस इज टीडियस एंड नॉट एक्चुअली, आपके यूज के लिए नहीं है। बट अगेन आपको मैं प्रिंटेड नोट्स जो दूंगा, या आप आपकी रीडिंग भी देखोगे तो अपेंडिक्स में इसकी डेरिवेशन भी दी हुई है, लेकिन इसका यूज कोई नहीं है। वो कह रहा है आपको सीधा एंड रिजल्ट यूज करना है इसका। आगे पढ़ते हैं जी। सो मैंने लिख भी दिया एज पर रीडिंग जस्ट फोकस ऑन द इक्वेशन एंड नॉट द डेरिवेशन। अब बेटा इसमें टाइम एंडाइसिस लगा दिए, पाई पाई टी पाई ई टी प्लस म्यू प्लस जी माइनस अल्फा यू टी, दैट्स इक्वेशन थ्री। अब इसका मतलब ये है जिनके जिनके साथ टाइम एंडाइसिस टी नहीं मैंने यूज करा, उसको कांस्टेंट मानना है मेरे बच्चे आपको। आगे बढ़ते हैं जी। सो की पॉइंट्स यहां से निकालेंगे। तो पहला की पॉइंट जो है, जो आपका यहाँ पे लिखा है, वो पढ़ते हैं। इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन लीड्स टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। यानी जो की पॉइंट्स हैं उसमें कहा जा रहा है अगर पाई ई बढ़ेगा तो पाई बढ़ जाएगा, अगर पाई ई बढ़ेगा तो पाई बढ़ जाएगा। ये वो कहना चाह रहा है। कैसे? सेम जो मैंने एएस में सिखाया था, अगर पीई बढ़ता है तो पी बढ़ जाता है। आइए रीड करते हैं। As we know that an increase in the expected price level PE leads one for one to an increase in the actual price level P. If wage setters expect a high price level, they set a higher nominal wage, which leads to increase in the price level. Now note that given last year price level, a higher price level, this period implies a higher rate of increase in the price level from last period to this period, that is higher inflation. इसके बाद कहता है अगर, पहला पॉइंट ये था ना, कहता है अगर मार्कअप ओवर कॉस्ट बढ़ जाए या जी बढ़ जाए, ओके, तो कहता है इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। मैंने कहा आप क्या ये एक्सप्रेशन देख के बोल रहे हो कि ये बढ़ जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो ये बढ़ जाएगा? कहता है हाँ भी और नहीं भी। हाँ इसलिए क्योंकि ये बात सही है। कहता है नहीं इसलिए क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। मैंने कहा लॉजिक बताओ। कहता है एक बात बताओ, मार्कअप ओवर कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। मैंने बोला हाँ। मैंने कहा कहता है प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। मैंने बोला बिल्कुल बढ़ जाएंगे। अब आप मेरे को बताओ अगर प्राइस बढ़ जाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। सर जी के साथ प्रूव करो। जी क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बढ़ेगा, मेरे को वेज बढ़ाने पड़ेंगे, वेज बढ़ाने पड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्राइस मतलब इन्फ्लेशन। पढ़िए। So given pi e an increase in the markup or an increase in z leads to increase in inflation. From equation 1 we can see that given the expected price level, an increase in either mu markup over cost or z increases the price level. The same can be translated in terms of pi e. अब मेरा बच्चा कहता है थर्ड पॉइंट, कहता है अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा दोगे तो इन्फ्लेशन गिर जाएगी। अगेन यहां से हमें दिख ही रहा है इनवर्स रिलेशन। बच्चा कहता है यार लॉजिक भी बता देते। लॉजिक भी सिंपल है। आपने पहले पढ़ा हुआ है चैप्टर 6 में, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है तो वेजेस ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है तो वेजेस कम, अगर वेजेस कम तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम तो प्राइस कम, प्राइस कम तो इन्फ्लेशन कम। पढ़िए। Again, from equation 1, given PE, an increase in unemployment leads to a lower nominal wage, which leads to a lower price. अब आते हैं जी आपके फेवरेट फिलिप्स कर्व पर। तो आइए बात करेंगे फिलिप्स कर्व के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आपके लिए रहता है टॉपिक हमेशा से ही, और इंपॉर्टेंट तो है ही, क्या कहने इसके बारे में। फिलिप्स कर्व आइए पढ़ते हैं। Imagine an economy in which inflation is positive in some year, negative in other years, and on an average equal to zero. How will a zero inflation rate affect wage setters choosing nominal wages for the coming year? आप बताओ अगर, कैन यू प्लीज रिपीट आफ्टर थर्ड पॉइंट? श्योर मेरा बच्चा। आफ्टर थर्ड पॉइंट की पहले इसकी एक्सप्लेनेशन बताए तो मेरे बच्चे की। ये कहता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर ज्यादा होएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर ज्यादा होगा तो आपकी वेजेस कम होंगी, वेजेस कम होंगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्राइस कम होगा, प्राइस कम तो इन्फ्लेशन भी कम। इसके बाद हम आ गए हैं फिलिप्स कर्व पर। तो फिलिप कर्व समझने के लिए आपको एक पहले इसी का एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आपका एक्सपीरियंस ये रहा कि ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन जीरो रही है पिछले काफी सालों में, तो एज अ वेज सेटर आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? आगे इन्फ्लेशन पॉजिटिव रहेगी या जीरो ही रहेगी? जीरो ही रहेगी। सो कहता है with an average inflation rate equal to zero in the past, it is reasonable for wage setters to expect that inflation will be equal to zero over the next year as well. Let us assume pi t is equal to zero. तो हम यहां पर assume कर रहे हैं pi t is equal to zero, क्योंकि इन्फ्लेशन जीरो ही मान के चल रहे हैं।
पाई ई टी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो। क्योंकि वो अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट पाई टी में भी हो जाएगी, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जीरो तो एक्चुअल इन्फ्लेशन भी जीरो, अदर देन दीज फैक्टर्स माइंडेड। आगे कहते हैं, सो नाउ वी हैव पाई टी इज इक्वल टू मार्कअप प्लस जी माइनस अल्फा यूटी। इसको बोल रहे इक्वेशन 4। आप यहां से देख लो ना, इस वाली इक्वेशन को देख लेना सर, दिस वन, वी आर क्रैकिंग दिस थर्ड वन। अगर ये जीरो है तो ये बाहर हो गया, सो यू आर नाउ जस्ट लेफ्ट विथ पाई टी इज इक्वल टू दिस। आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चों। This is a negative relation between unemployment and inflation that Phillips found for UK and Solow and Samuelson for USA. तो बेसिकली इसको तो हम कांस्टेंट ही मान के चल रहे हैं अभी। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन में कैसा रिलेशन दिखा, नेगेटिव या इनवर्स। Given the expected price level, which workers simply take to be the last year's price level, lower unemployment leads to higher nominal wage. A higher nominal wage leads to higher price level, leading to higher inflation. और हमने वही बात भी करी, वेज प्राइस स्पाइरल। तो आइए वेज प्राइस स्पाइरल के बारे में बात करते हैं। पहले कहानी बना लेता हूँ। अगर प्राइस बढ़ेंगे तो एज अ वर्कर मैं जाऊंगा अपने एम्प्लॉयर के पास, बोलूंगा ऐसे ऐसे जी प्राइस बढ़ गए, मेरा रियल वेज कम हो गया, आप नॉमिनल वेज बढ़ाओ। आप बताओ, जैसे वो नॉमिनल वेज बढ़ाएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, फिर क्या बढ़ जाएगा, प्राइस। मैं फिर पहुंच जाऊंगा जी प्राइस बढ़ गए, जी प्राइस बढ़ गए, मेरा रियल वेज कम हो गया, जी मेरे वेज बढ़ाओ। तो इट्स लाइक वेज प्राइस स्पाइरल, इन्फ्लेशन को बढ़ाता ही चला जाएगा। वो डिपेंड करेगा, वो हम उस पर देखेंगे इंडेक्सेशन है कि नहीं, वो इंडेक्सेशन वाला पॉइंट आएगा उसमें। आइए पढ़ते हैं वेज प्राइस स्पाइरल। So low unemployment leads to higher nominal wage. Due to higher nominal wage, price level increases. Now again, workers ask for a higher nominal wage since their real wages decrease. The higher nominal wage leads firm to increase the price again. In response to this further increase in price, workers ask for further increase in their wage, and so the race between price and wages continue. अब आई कुछ mutations. Throughout the 1960s, the negative relation between unemployment and inflation provided a realistic guide. Around 1970, however, the relation between inflation rate and unemployment rate broke down. Now, wage setters changed the way they formed their expectation. This change came in turn from a change in the behavior of inflation. Rather than being sometime positive, sometime negative, the rate of inflation became consistently positive. Moreover, inflation become more persistent, which means high inflation in one year became more likely to be followed by high inflation in the next year. तो अभी तक इनका एक्सपीरियंस क्या था कि कभी इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाती थी, कभी कम, यानी ऑन एन एवरेज जीरो रहती थी टिल 1960s तक। 70s के बाद एक्सपीरियंस ऐसे रहने लगे कि परसिस्टेंट थी इन्फ्लेशन और बड़ी तेज थी, टर्बुलेंट वाली थी। So this persistence of inflation led the workers and firms to revise the way they form their expectations. So now expecting zero inflation will be foolish. Now first suppose expectations of inflation are formed according to this. तो बेटा हम ये मान के चल रहे हैं अब आपकी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जीरो नहीं है, ये है थीटा पाई टी माइनस वन। इसको बोल रहे हैं इक्वेशन 5। तो पहले बताओ पाई टी जीरो क्यों ले रहे थे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है था कि यार ऑन एन एवरेज पास में जीरो इन्फ्लेशन रही है, लेट्स एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू बी इन फ्यूचर आल्सो जीरो। लेकिन अब आपने पास के एक्सपीरियंस देखे, बड़ी ज्यादा हो रहती है इन्फ्लेशन, बड़ी वॉयलेंट रहती है इन्फ्लेशन, तो अब आपका जीरो तो एक्सपेक्ट नहीं हो सकती इन्फ्लेशन। किससे हम कैप्चर कर रहे हैं, थीटा पाई टी माइनस वन, वेर पाई टी माइनस वन इज लास्ट ईयर, थीटा विल कैप्चर द इफेक्ट ऑफ लास्ट ईयर्स इन्फ्लेशन इनटू दिस ईयर्स इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर बड़ी ज्यादा इन्फ्लेशन हुई है, तो इस साल भी बड़ी ज्यादा होगी, उसका इफेक्ट इस पर कितना आएगा, अगर थीटा 80 है, 0.8 है तो 80% आएगा, थीटा 1 है तो 100% आएगा, थीटा 0 है तो लास्ट ईयर की इन्फ्लेशन का इस साल कोई असर नहीं आएगा। पढ़िए, the value of parameter theta captures the effect of last year inflation rate pi t minus 1 on this year expected inflation rate pi et. The higher the value of theta, the more last year inflation leads worker and firm to revise their expectation of what inflation will be this year. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर थीटा हाई है तो जो आपका वेज सेटर है वो ये मान के चलेगा कि इस साल बहुत तेज और बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आने वाली है, और अगर उसको लगता है थीटा की वैल्यू कम है तो वो ये मानेगा कि लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल उतनी तेज इन्फ्लेशन नहीं आएगी। As long as inflation was low and not very persistent, it was reasonable for workers and firms to ignore past inflation and to assume that price level will be the same. जब तक इन्फ्लेशन जीरो एक्सपीरियंस हो रही थी ना, ना फर्म को कोई ज्यादा टेंशन थी ना वर्कर को कोई टेंशन थी, लेकिन अब टेंशन है, क्योंकि इतनी तेज इन्फ्लेशन जाएगी तो आपकी रियल वेज बड़ी जल्दी इरोड हो सकती है। आइए पढ़ते हैं। Here, Samuelson and Solow
had looked at theta was close to zero and expectations were roughly zero. पहले की बात. But as inflation became more persistent, workers and firms started changing the ways they formed expectation. They had started assuming that if inflation had been high last year, inflation was likely to be high this year as well. The parameter theta, the effect of last year inflation rate on this year's expected inflation rate, increased by the mid 1970. People formed expectation by expecting this year inflation rate to be the same as last year inflation rate. इन अदर वर्ड्स थीटा को इक्वल भी मान लिया कई बारी लोगों ने. इक्वल मानने का मतलब है कि लास्ट ईयर की इन्फ्लेशन जितनी थी इस साल भी उतनी इन्फ्लेशन रहेगी ही रहेगी. सो अब हम थीटा की डिफरेंट वैल्यूज देखेंगे मेरा बच्चा. अगर थीटा जीरो लिया जाए, अगर थीटा जीरो लिया जाए, बिफोर वी डू दैट एक बात हम यहां पर और कर सकते हैं, आपको समझ अच्छा आ जाएगा. इधर देखो मेरा बच्चा, ये आपका एक इक्वेशन थ्री था. कैन आई राइट दिस एज पाई टी इज इक्वल टू थीटा पाई टी माइनस वन प्लस दिस माइनस अल्फा यू टी. कैन आई डू दैट? ध्यान से देखिए, मैं कलर चेंज कर देता हूं. भाई आपने ये पाई टी लिया था यहां, आप यहां पे पाई टी को क्या मान रहे हो? तो कैन वी इंटरचेंज? कैन वी कैन. आइए अब आगे बढ़ते हैं. अब हम कहते हैं जी थीटा की वैल्यू जीरो, तो भाई ये फिर सिर्फ यही बच जाएगा. सेम इक्वेशन नंबर फोर. अगर हम कहें नहीं थीटा की कुछ वैल्यू, थीटा इज पॉजिटिव, तो उस केस में यही आ जाएगा. बोलो यस और नो. और अगर एक्सट्रीम चले जाओ, एक्सट्रीम से मेरा मतलब, आप कह रहे हो नहीं थीटा को वन ले लो, तो उस केस में पाई टी माइनस वन इज इक्वल टू दिस. कमॉन ध्यान लगाइए. ऑल गुड गाइस? जो लोग घर बैठे बेटा यहां तक क्लियर? बच्चों यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों. इस वाले में आप देख सकते हैं वी आर, ऊपर के दोनों में तो हम ये देख रहे हैं इन्फ्लेशन किस पे डिपेंडेंट रहेगी, और इसमें हम देख रहे हैं चेंज इन इन्फ्लेशन किस पे डिपेंड करेगी. आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. So here we see that high unemployment leads to decrease in inflation, low unemployment leads to increase in inflation. This is the key to what happened from 1970 onwards. As theta increased from 0 to 1, the simple relation between unemployment rate and inflation rate disappeared and a new relation emerged, जो कि inflation पर अटैक नहीं करता था, change in inflation की बात करता था. यहां तक क्लियर बेटा? आइए नेक्स्ट पेज पर. टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द ओरिजिनल फिलिप कर्व, देखो बेटा बेटा ये जो इक्वेशन चार है, इसको आपने कहना है ओरिजिनल फिलिप कर्व. ठीक है. टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द ओरिजिनल फिलिप कर्व, इक्वेशन सिक्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडिफाइड फिलिप कर्व और एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप कर्व. अब जो आपकी इक्वेशन छह है, जिसको हमने मॉडिफाइड फिलिप कर्व का नाम दिया है, इक्वेशन छह के लिए आप आ जाए बिल्कुल ये लास्ट वाला, दिस वन. ये इक्वेशन छह को मेरा बच्चा वो कह रहा है, इसका आप नाम दे सकते हो, मैं दूसरा कलर से लिख देता हूं. इसको आप नाम दे सकते हैं या देना है मॉडिफाइड फिलिप कर्व. मॉडिफाइड फिलिप कर्व. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. कहते हैं फॉर अस इक्वेशन सिक्स इज फिलिप कर्व एंड इक्वेशन फोर इज ओरिजिनल फिलिप कर्व, लेकिन हम इक्वेशन छह को अपना फिलिप कर्व मान लेते हैं, इक्वेशन चार को ओरिजिनल फिलिप कर्व मान लेते हैं. बैक टू द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट सच दैट एक्चुअल प्राइस लेवल इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल. बिल्कुल सही बात है. याद करो एनआरयू पर P is equal to PE था, therefore can I say pi is equal to pi E. याद करो चैप्टर 6 जब एनआरयू डिराइव किया था मेरा बच्चा, तो आपने कैसे किया था? P को PE से इंटरचेंज करके. तो अगर P P के बराबर एनआरयू पर, तो पाई मस्ट बी इक्वल टू पाई ई. तो कहता है we now denote it with UN. So equation 3, now equation 3, this one shall become what? Well, it will become this. इसको बोल दिया नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का इक्वेशन. बताएगा कोई जीरो कैसे आया? पाई इज इक्वल टू पाई ई. लेकिन ये कब है? एनआरयू पर, इसलिए मैंने यूटी ना लिखकर क्या लिखा? यूएन. दैट्स द क्रक्स. आपको पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा, फिर फंस जाओगे आप.
आइए आगे बढ़ते। फिर कहते हैं सॉल्विंग फॉर द नेचुरल रेट, तो इसी को हम यूएन की टर्म्स में अगर सॉल्व करें, तो ये आ गया दिस प्लस दिस अपॉन अल्फा, इक्वेशन नंबर 7। यहां तक उतार लीजिए प्लीज। इसको 7 कह के इसको 8 कह लेते हैं जी। ठीक है जी। चलिए। सो हायर द म्यू और जी, द हायर इज द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब इक्वेशन 3 को रीराइट कर रहे हैं माइंडेड, अब आपको रिलेट करना होगा इस इक्वेशन के साथ। दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट। पाई टी माइनस पाई ई टी इज इक्वल टू माइनस अल्फा यूटी माइनस दिस प्लस दिस अपॉन अल्फा। ध्यान देंगे इस पर। इक्वेशन 3 को रीराइट किया जा रहा है, इक्वेशन 3 पे फोकस करें सब लोग प्लीज, गाइस ऊपर देखिए। पाई ये इधर आ गया, यहां से अल्फा कॉमन लिया और इसको ऐसे लिख दिया। अल्फा कॉमन पकड़ लो, ये तो इधर आ गया लेफ्ट साइड। नाउ यू आर जस्ट लेफ्ट विद दिस मार्कअप प्लस जी माइनस अल्फा यूटी। अल्फा को बाहर ले लिया, अल्फा यूटी, ये अगर कैंसिल हो जाएगा वही बच जाएगा। बेसिकली एक फॉर्म बना दिया उसका। अब आप क्या लिखोगे, पाई टी माइनस पाई ई टी इज इक्वल टू माइनस अल्फा। ध्यान देंगे सब, यूटी दिस स्टैंड फॉर यू एन। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 9। उतारिए बेटा, ये आगे चैप्टर 9 में काम आएगी ये वाली इक्वेशन 9। मेक श्योर यू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉपरली। डेरिवेशन आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? आ सकती है। नहीं वो जरूरत नहीं। अब थोड़ा जगह का अभाव है तो मैं इधर लूंगा इसको। अब वो इसको ऐसे लिखने की कोशिश है उसकी, पाई टी माइनस पाई टी माइनस वन इज इक्वल टू माइनस अल्फा यू टी माइनस यू एन, इक्वेशन 10। माइंडेड, इससे पहले आप लड़ाई करो। यहाँ पे मान लिया गया है, इधर देखिए, आपने माना था यहाँ पर पाई ई टी, ये रहा दिस वन, इक्वेशन 5। आपने क्या माना था, पाई टी इज इक्वल टू थीटा पाई टी माइनस वन। यहाँ पे थीटा को वन एज्यूम किया गया है कि लास्ट ईयर की इन्फ्लेशन आएगी आएगी इस साल पर। अब बताओ थीटा वन हो गया तो ये ऐसे लिख सकता हूं, पाई टी इज इक्वल टू पाई टी माइनस वन। तो ये वही उसी का रिप्लेसमेंट है। यहाँ पे पाई ई टी को रिप्लेस किससे कर दिया, पाई टी माइनस वन, अज्यूमिंग दैट थीटा वैल्यूज इज इक्वल टू। जो भी लोग घर पे देख रहे हैं बेटा बताइए, यहां तक कोई भी डाउट मेरा बच्चा? आर वी गुड टू गो? चलिए अगला। इक्वेशन 10 हैज टू इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, दिस वन, the change in inflation rate depends on the difference between the actual rate and natural employment rate. When U is greater than UN, the inflation rate decreases and vice versa. बड़ा प्यारा पॉइंट है ये, इधर देखो बच्चों। अगर UT is greater than UN तो इन्फ्लेशन गिरेगी, अगर UT is less than UN तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। आप एक्सप्रेशन से भी देख सकते हो और लॉजिकली भी सोचो, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो वेजेस कम गिरेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन गिरेगी। और वैसे भी ये नेगेटिव साइन से आप देख सकते हो। क्लियर ये बात? सेकेंड पॉइंट, द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड टू कीप द इन्फ्लेशन रेट कांस्टेंट। और मेरे बच्चों, अगर यूटी यूएन के बराबर हो गया तो इन्फ्लेशन आपकी जीरो हो जाएगी। या जीरो मतलब क्या बोले, हाँ, देर विल बी नो चेंज, सो इन्फ्लेशन इज सेम। क्योंकि अगर ये बराबर है, ये सारा ही जीरो हो गया, तो पाई टी इक्वल टू पाई टी माइनस। यहां तक आराम से देखिए, कोई भी डाउट है प्लीज पूछिए मेरा बच्चा। बोलिए जी, यहां तक क्लियर? यस गाइस, यहां तक क्लियर एवरीबॉडी? अब आते हैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। इफ यू कैन किल दिस वन ऑल्सो, दिस चैप्टर इज गोइंग फॉर अ टॉस देन। हाई इन्फ्लेशन नाउ बेटा, आइए पढ़ते हैं। When the inflation rate becomes high, inflation tends to be more variable. As a result, workers and firms become more reluctant to enter into labor contract for a long period of time. अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, बहुत तेज है, तो आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाओगे, ना वर्कर ना फर्म। क्योंकि अगर जितना उन्होंने सोचा है उससे ज्यादा निकल गई इन्फ्लेशन तो उन्हें नुकसान हो सकता है। If pi turns out to be higher than pi e, real wage will fall, leading to loss of workers. If pi turns out to be lower than pi e, real wage may go up sharply. Firms को नुकसान हो जाएगा. For this reason, nominal wages are set for a shorter period
से फॉर अ मंथ टू अ ईयर। तो अब इसमें जो कंसेप्ट आता है बेटा, दैट इज कॉल्ड वेज इंडेक्सेशन। आइए समझाते हैं इसका नॉर्मल भाषा में मतलब क्या है वेज इंडेक्सेशन का। ये कहता है कि अगर 10% इन्फ्लेशन बढ़े तो एक साथ ही आपके वेजेस भी 10% बढ़ जाएंगे। जो ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा टक से आपके वेज बढ़ जाएंगे, अगर आपके वेजेस आर इंडेक्स्ड। आइए पढ़ते हैं। It automatically increases wages in line with inflation, becomes more prevalent. These changes in turn leads to stronger response of inflation to unemployment with indexation as its main tool. Imagine an economy with two types of labor contracts. A proportion lambda of labor contract is indexed. A proportion 1 minus lambda is not indexed. तो अगर आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स्ड है तो वो लैम्डा से शो कर रहे हैं, अगर नॉट इंडेक्स्ड है तो 1 - लैम्डा से। और इंडेक्स का मतलब क्या है, आपको जाने की जरूरत ही नहीं अपने एम्प्लॉयर के पास। जो ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा आपके वेज बढ़ दिए जाएंगे। लेकिन अगर नॉट इंडेक्स्ड है तो एकदम नहीं बढ़ेंगे, आप साल बाद 10 महीने बाद जा सकते हो उसके पास कि जी बहुत प्राइस बढ़ गया है, मेरी रियल वेज प्लंज हो रही है, प्लीज हेल्प मी आउट। आइए बढ़ते हैं। तो अब आपकी जो इक्वेशन है वो हम ऐसा लिखेंगे, पाई टी इज इक्वल टू लैम्डा पाई टी प्लस 1 - लेमडा पाई ई टी। इसका बहुत सिग्निफिकेंस है, माइनस अल्फा यू टी माइनस यू एन। माइंडेड इक्वेशन 9 को लिखा है हमने ऐसे, नोटिस करना। लैम्डा के साथ मैंने क्या लिखा है, पाई टी, क्योंकि लैम्डा क्या है, इंडेक्स वेज। इंडेक्स वेज सीधे सीधे इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस कर जाएगा बेटा। और 1 - लेमडा कौन सा है, नॉन इंडेक्स, जो आज की इन्फ्लेशन को तो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, लेकिन फ्यूचर में जब आप जाओगे और अपने वेजेस बढ़वाओगे तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को अफेक्ट करेगा। सोचो आज इन्फ्लेशन बढ़ी 10%, हट से आपके वेज बढ़ गए तो वेज स्पाइरल प्राइस चलने लगा, फिर दोबारा इन्फ्लेशन फटाफट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर नॉन इंडेक्स्ड है तो आप बार बार तो जाओगे नहीं एम्प्लॉयर के पास वेज बढ़वाने, एक बार ही बढ़ गया उसके बाद साल के बाद जाओगे, तो फिर इसलिए वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस करेगा। मैं कल ले लेता हूँ डाउट्स, अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा। अच्छा, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सो कहता है here lambda responds to actual inflation and 1 - lambda respond to expected inflation. If we assume that this year expected inflation is equal to last year's actual inflation, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर पाई टी इज इक्वल टू पाई टी माइनस वन माने तो बेटा सेम यही की यही ऑलमोस्ट आप देख सकते हो आपके पास आ जाएगी, पाई टी इज इक्वल टू लेमडा पाई टी प्लस 1 - लेमडा पाई टी माइनस वन माइनस अल्फा यूटी माइनस यूएन, इक्वेशन नंबर 11। अब बताओ इसमें ऊपर देखो बेटा, इस वाले और इस वाले में क्या फर्क है। यू हैव रिप्लेस पाई ई टी विद वाई, बिकॉज इसमें स्पेसिफिकली बोला वी आर एज्यूमिंग दैट लास्ट ईयर इन्फ्लेशन इज इक्वल टू दिस ईयर इन्फ्लेशन। वो कब है, जब थीटा इज इक्वल टू वन। बट वेन लैम्डा इज जीरो ऑल वेजेस आर सेट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, थस ये दोबारा 10 बन जाएगी। डोंट यू थिंक इक्वेशन 10 को अगर हम देखें, ऊपर देखो बेटा, अगर इक्वेशन 10 को देखें तो यहाँ पे लैम्डा इन वे जीरो है। बच्चों को तो कैसे, अरे मेरे दोस्त अगर लैम्डा जीरो है, ध्यान से समझो, ये पूरा जीरो हो गया, 1 - 0 1, 1 × पाई टी तो सेम वही तो बच गया। क्लियर ये बात, आगे बढ़ते हैं। Where lambda is positive, however, a proportion of lambda of wages is set on the basis of actual inflation. Now we see equation 11. Make the term in brackets to the left. Basically उसको फैक्टोरिंग करिए और आपके लिए इक्वेशन बना ली ये, पाई टी माइनस वन इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस लेमडा रादर, और यू टी माइनस यू एल। इसका स्टेप भी हमने यहां लिख दिया, डोंट यू वरी। नेक्स्ट पेज पर आ जाए। तो ऑब्जर्वेशंस क्या है वेज इंडेक्सेशन की, वो देख ले मेरा बच्चा। Wage indexation increases the effect of unemployment on inflation. Higher the proportion of wage contracts that are indexed, larger the effect of unemployment rate on inflation. In words, without indexation, lower unemployment increases wages, which in turn increases prices. But because wages do not respond to prices right away, एकदम इंक्रीज नहीं आएगा। With wage indexation, however, it works within a year. इसलिए इसका इफेक्ट ज्यादा रहता है।
If lambda gets close to 1, small changes in employment can lead to very large change in inflation. In other words, there can be large change in inflation with nearly no change in unemployment. Thus, the relation between inflation and unemployment disappears. तो आपको सिर्फ फिलिप कर्व ही नहीं देखना, आपको साथ में ये भी देखना है कि वेज इंडेक्सेशन का उसके अंदर क्या रोल है। अब आप बताइए, हाई इन्फ्लेशन के अंदर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट का रिलेशन है आपकी इन्फ्लेशन के साथ, वो बहुत ज्यादा है या बहुत कम? सोच के बताइए। सवाल है, बहुत एक्सट्रीम इन्फ्लेशन है और बहुत एक्सट्रीम इन्फ्लेशन है, हाई इन्फ्लेशन है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशन आपकी इन्फ्लेशन पर कोई बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? आपको ऐसे बोलना है कि बहुत अगर हाई इन्फ्लेशन है तो मुझे पहले ये बताओ कि मेरे लेबर कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स है या नहीं। अगर तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स हैं, यानी लैम्डा की वैल्यू ज्यादा है, तो फिर कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि रियल वेज कांस्टेंट ही रहेगा वो तो बार बार। जैसे ही उसको अनएम्प्लॉयमेंट होएगी, जैसे ही क्या कहते हैं, महंगाई आएगी, उसके वेजेस वैसे ही बराबर कर देंगे, तो वो तो सेम ही रखेगा अपने आप को। लेकिन इन्फ्लेशन बड़ी तेज है। अब इसी का लास्ट टॉपिक है डिफ्लेशन एंड फिलिप कर्व। बेटा, डिफ्लेशन में फिलिप कर्व डिसअपेयर हो जाता है, डिफ्लेशन में भी फिलिप कर्व ऑपरेट नहीं करता। पढ़िए। Given the very high unemployment rate, we would expect a big inflation like Great Depression, which was associated with not only unemployment but UN also. The other is that when deflation occurs, the Philip curve breaks down. क्यों? Reluctance of workers to accept decrease in their nominal wage. Workers can accept a fall in real wage with increase in nominal wage, but not the fall in nominal wage. और डेटा भी यही सजेस्ट करता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको इसको समझाने के लिए। ऊपर देखो, एग्जांपल है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि डिफ्लेशन में क्यों नहीं फिलिप कर्व काम कर रहा। सिंपल लॉजिक। वेजेस थे 100 रुपए, प्राइस था 10 रुपए, तो बताओ रियल वेज कितना था? 10। ठीक है। प्राइसेस बढ़कर 20 हो गए। ये मेरे पास आया, कहता है भाई साहब मेरे को ना रियल वेज बढ़ा दो, मतलब बराबर कर दो। तो मेरे को अब रियल वेज अगर बढ़ाने हैं तो इसके वेजेस कितने करने पड़ेंगे? 200, अगर रियल वेज कांस्टेंट रखना है। बड़ा खुश, मैंने कहा भाई अब तो खुश है? कहता हाँ। अब अगर वेजेस, सॉरी प्राइसेस प्लंज होके 50 हो जाए, तो रियल वेज कांस्टेंट रखने के लिए मेरे को इसको कितने वेज देने पड़ेंगे? 50। प्राइस 5 हो गया ना, तो रियल वेज कांस्टेंट रखने के लिए मेरे को कितने पैसे देने हैं? 50। मैं अगर जाऊंगा ना अपने वर्कर के पास कि अपने वेजेस कम कर ले, कह रहा पागल हो गए हो क्या, दिमाग खराब हो गया क्या आपका, मैं तो नहीं एक्सेप्ट करता। तो ये इसीलिए डिफ्लेशन में फिलिप कर्व नहीं चलेगा। डिफ्लेशन का मतलब क्या? प्राइस कम। अब रियल वेज कम करने के लिए, रियल वेज कांस्टेंट रखने के लिए रादर आपको नॉमिनल वेज कम करने पड़ेंगे। नॉमिनल वेज वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। बच्चा कहता है उसमें एक चीज लिखिए, वो रियल वेज कम एक्सेप्ट कर लेगा। कैसे? बताता हूं। वेजेस थे 100, ठीक है, प्राइस था 10, ध्यान देना। तो उसका रियल वेज कितना था? 10। प्राइस, ध्यान से समझना, बढ़कर हो गए 20, और वर्कर को पता ही नहीं था ये। इसको बोलते हैं फूलिंग मॉडल। कि प्राइस, उसको पता था प्राइस बढ़ गया, भाई ये नहीं पता था 20 बढ़ गए हैं। हम गए, हमने कहा यार हम, तेरी बड़ी टेंशन है यार, तू एक काम कर, तेरे नॉमिनल वेज आज से 150। मालिक आप भगवान हो, मालिक आप भगवान हो, भगवान हो। भाई रियल वेज तो और कम हो गई है। रियल वेज कितनी हो गई है? 7.5, और वो खुश है, कह रहे हैं 150 दे रहे हैं मेरे को 100 की जगह, क्योंकि उसे इन्फ्लेशन की समझ वर्कर को नहीं होती। फूलिंग मॉडल कहते हैं बकायदा इसको। लेकिन आपको जी 100 से 50 ले ले, वो नहीं मानेगा। समझ गए बात? सो चैप्टर 8 इज फिनिश मेरा बच्चा। कल माइक्रो का पेपर भी कराएंगे आपको, कल दोनों क्लास रहेंगी, माइक्रो मैक्रो की, और मैक्रो में हम फिनिश करेंगे चैप्टर नंबर 9 ब्लैंक चार्ट। ग्रुप में बाकी सारी इंफॉर्मेशन डालता हूं मेरे बच्चों। चैप्टर 8 इज फिनिश्ड।